दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चिल्ड्रंस राइट के बारे में, यानी बच्चों के अधिकार के बारे में। और जैसे कि आप देखें कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया भी गया था, तो आजकल हमारे बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारे लोगों को जो है ना जानकारी मुहैया करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स की जो है ना एक बात आती है कि हमारे बच्चे आजकल जो है पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें आती है। तो इसमें जो कोर चीज़ है, जो हमारे बच्चों के का जो अधिकार है, अधिकार का प्रोटेक्शन नहीं होने की वजह से उसके अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जनरली जो हमारे बच्चों का जो है सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके माता पिता हैं। और हमारे बच्चों का जो है जर्नी जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, माँ के गर्भ से ही। और कई बात ये कहा जाता है कि हमारे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, खास करके क्या कहते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है माँ के गर्भ में ही होता है। तो वहाँ पर एक मतलब बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे जो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी में जो है, अलग अलग देश में अलग अलग, इसमें आंगनबाड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पर ये किया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, तो गर्भवती महिलाओं को क्या कहते हैं कि उसका देख रेख किया जाता है, उसको अच्छे से पोषाहार दिया जाता है, और उसको क्या कहते हैं जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है, ताकि आने वाला जो बच्चा है, तो आने वाला बच्चा को भी किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई क्या कहते हैं फिजिकली कोई ये ना हो, मेंटल ग्रोथ हो, उसका हर तरह का ग्रोथ हो उनका। और उसके बाद जब दुनिया में आ जाते हैं तो बच्चों का जो 0 to 6 ईयर्स बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। और वहाँ पर जो है तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे हमारे आंगनबाड़ी में रहते हैं, पहले स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स माता, जैसे कि कहा भी गया है कि भाई एक आदमी को सबसे पहले अच्छा रहना है, और क्या कहते हैं जो पार्टनर जो चूज़ करना है, अच्छे पार्टनर को चूज़ करना है ताकि अच्छे बच्चे आए। और प्लस वहाँ पर जो आने के बाद जो वहाँ पर जो महिलाएं होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, तो उसको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत सारे रिसेंट केसेस में देखा जाता है कि पति के जरिए पति पत्नी को प्रताड़ना। तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं को प्रताड़ित अगर किया जाएगा पति के जरिए, या फिर पति के जो रिश्तेदार हैं, जो भाई है, उसके जो माता, जो सास है, या जो ननंद है, या जो भी है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उसका विकास रुक जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हर एक घर में, हर एक परिवार में जो महिलाएं जो आती है, तो महिलाओं को अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं, और ये है यूनाइटेड नेशन के टारगेट में जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब महिलाओं को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अधिकार को भी सुनिश्चित, इनफैक्ट पुरुष के भी अधिकार होते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी, तो लैंगिक समानता में पुरुष अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का भी पालन करें, और महिलाएं भी अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करें। रिसेंटली ये जनरली ये देखा जाता है कि सदियों से हमारी महिलाओं के साथ यातनाएं होती आई हैं, चाहे वो बेटी हो, या फिर पत्नी हो, या फिर कोई भी बहन हो, अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन रिसेंट केसेस में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन का जो यूएन वुमन है वो भी काम कर रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस उसमें काम कर रही है। तो धीरे धीरे हमारी महिलाएं सशक्त हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ये देखी जाती है कि बहुत सारे महिलाएं सशक्त होने के बाद पुरुषों को भी परेशान करती है। तो बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि हमारे अगर महिलाएं अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और वो पुरुष को अगर प्रताड़ित करने लगेगी, तो वहाँ पर भी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि पिता को भी अच्छा रहना है, माता को भी अच्छा रहना रहा है, और उसके परिवार के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने रिश्तेदार हैं, फूफा फूफी, चाचा चाची, मामा मामी, खाला खालू, सारे लोगों को जो है ना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में बच्चों को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो यहाँ बात आती है कि बच्चों को क्या कहते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कैसे कराया जाए। तो ये रिसर्च ये कहता है कि 85% जो बच्चों का मस्तिष्क का जो विकास जो होता है प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर के 6 साल तक, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और उस वक्त जो बच्चे हमारे जो सीखते हैं, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ रिलेटिव, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ क्या कहते हैं सोसाइटी। तो उस वक्त जो हमारे बच्चों का जब दुनिया में आता है, तो उसका क्या कहते हैं सबकॉन्शियसली, अगर पेरेंट्स उसके सामने में झूठ बोलेंगे तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, पेरेंट्स उसके सामने में गिवत करेंगे तो बच्चा गिवत करना सीखेगा, पेरेंट्स उसके सामने में हिंसा करेंगे, बच्चे हिंसा करना सीखेगा, पेरेंट्स अहंकारी होगा तो बच्चे उसके सामने में अहंकारी होगा, पेरेंट्स लालची होंगे, बच्चे लालची होगा, पेरेंट्स के दिल में हसद होगा, बच्चे हासिद होंगे, पेरेंट्स के दिल में बुग्ज होगा, बच्चा बुग्ज करेगा, पेरेंट्स किसी को बहुतान, किसी को आरोपित करना, ये बहुत ही कॉमन फीचर आजकल डेवलप हो गया है। अगर इस तरह का होगा तो बच्चा उस तरह का सीखता है। और वो पेरेंट्स अगर क्या कहते हैं स्वार्थी होगा तो बच्चे स्वार्थी होंगे। दैट इज दे आर रेप्लिकेशन।
तो इस रिप्लिकेशन, उसके अलावा पेरेंट के अलावा आजकल जो स्टेक होल्डर्स हमारे रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार का भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं रोल रहता है, समाज के लोगों का भी रोल रहता है। तो हम लोगों को अपने दिलों को पाक करने की जरूरत है। अगर दिलों को पाक करने के लिए वही बात है, अपने दिल से क्या कहते हैं हसद, बुग़्ज़, लालच, उसके अलावा जो अपने जुबान से जो हम हिंसा करते हैं या फिर और भी तरह का जो हिंसा करते हैं, जो अहंकारी लोग हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने दिल से लालच को निकालने की ज़रूरत है। अब क्या कहते हैं, अपने दिल से क्या कहते हैं जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, गिबत करने की प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, प्रेम भावना से रहने की ज़रूरत है, निस्वार्थ भाव से काम करने की ज़रूरत है। इस तरह का माहौल अगर किसी परिवार में अगर होगा तो जनरली हमारे बच्चे जो है ना वो विकृति का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि आगे चल करके हम लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जो होते हैं जनरली टीनेज के बाद आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये बहुत ही क्रूशियल 18 साल तक अगर बच्चों को अच्छे से उसको अच्छे कंडीशन एनवायरमेंट में नहीं रखा गया, उसको तालीम के साथ साथ तरबियत अगर नहीं दिया गया, वो विकृति के शिकार होते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल, खास तौर से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं पूरे देश के सारे पिता से कहता हूं कि जब आप पत्नी अगर रहे तो पत्नी को आप प्रताड़ित न करें, और सारी पत्नियों से कहता हूं कि पति को भी प्रताड़ित न करें, क्योंकि उससे जो आपका अपब्रिंगिंग है, जो जनरेशन है, जनरेशन में बुरा असर पड़ता है। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि पति पत्नी को इतनी प्रताड़ित करते हैं, इवन कि गर्भवती महिला को भी प्रताड़ित किया जाता है। और बहुत सारे मामलों में जो रिपोर्ट्स आते हैं देखा जाता है कि बहुत तरह की चीजें आ गई है। बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चों को जो है कत्ल तक करने के लिए चले जाते हैं। और एक जो माहौल जो झगड़े का और ये जो फसाद जो होता है, इससे जो है क्या कहते हैं बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और आप जो हिंसा करते हैं, माँ पर अगर हिंसा करते हैं बच्चों के सामने में, तो बच्चों को असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। आप उसके राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। और डायरेक्टली जो बच्चों को भी अगर हिंसा करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं हिंसा करते हैं, परेशान करते हैं। और हिंसा के बारे में बता चुका हूं कि हिंसा सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता है। और ये बात मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिकल वायलेंस के अलावा आपका इमोशनल वायलेंस भी है, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी है, स्पिरिचुअल वायलेंस भी है, मेंटल वायलेंस भी है। और आजकल इस तरह की प्रवृत्ति वाले बढ़ रहे हैं। और जैसे जनरली जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ में वही किसी को सर्दी हो गया, नजला हो गया, जुकाम हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ये हो गया। तो उसी तरह से हमारा इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो उसमें एक बात निकल करके आती है कि आज के टाइम में ये देखा जाता है, ये बहुत सारे मैं पढ़ने का भी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, या जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि अगर पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार है, तो भाई साहब वो हमारे बच्चों का जीना हराम कर देते हैं, हमारे बच्चों की माओ का जीना हराम कर देते हैं, और रिश्तेदार के जितने भी लोग हैं सब किसी का जीना हराम कर देते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, और बल्कि इसके लिए सपोर्ट ग्रुप के लिए नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से बच्चों को बचाने के लिए पूरे बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रही है। बहुत सारा जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और जो क्या कहते हैं बहुत सारा क्या कहते हैं जो कमीशंस हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए भी काम कर रही है। तो ये सारे चीजों का मास लेवल प्रोपेगेशन की नीडेड है। यानी कि मतलब सेंटर से स्टेट, स्टेट से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से क्या कहते हैं पंचायत, पंचायत से जो है वार्ड, वार्ड से परिवार, इसका पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि होता है यह हिंसाएं और पाई गई है। तो मैं ये कहता हूं कि ऊपर वाले ने अलग अलग इंसान का अपना अपना जो है ना क्या कहते हैं हुकूक दिया है। अगर वालिदैन के हुकूक हैं तो हमारे बच्चों के भी हुकूक हैं। तो मैं पूरे देश के जो धर्म गुरु हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बयानात अगर करें तो बयानात में बिल्कुल बैलेंस्ड बयानात करें, कि वालिदैन के फ़राइज़ हैं, हुकूक हैं तो फ़राइज़ भी हैं, बच्चों के भी हुकूक हैं तो बच्चों के भी फ़राइज़ हैं। तो यहाँ पर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, ये देखा गया है कि नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो नार्सिसिज्म में ये कहा जाता है कि ये महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। और वो इतना क्लेवर होते हैं कि वो आइसबर्ग के तरह से उसकी कुछ खूबियां जो ऊपर दिखती है, वो चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, लोगों को बहुत जल्दी अपने आप कन्विंस कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशलेबल होते हैं। तो उससे लोगों का जो इंटरेक्शन समाज के लोगों में अलग होता है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत ज्यादा हासिद होते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट करते हैं। उसके अलावा उसके दिल में लालच होता है, और पैथोलॉजिकल लायर्स, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये जो नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं, अगर पेरेंट्स अगर है तो उसके जो बच्चे हैं ना, वो दो तरह से विक्टिमाइज होते हैं। नंबर वन कि उसका बिहेवियर से नार्सिसिस्टिक लोग हर तरह से वायलेंट करते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं, मेंटल वायलेंस करते हैं, इमोशनल वायलेंस करते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस और स्पिरिचुअल वायलेंस, हर तरह से वायलेंस करते हैं।
और दूसरा ये होता है कि चूंकि उसका जो चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से वो लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। तो जनरली जो क्या कहते हैं, ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों का जो विक्टिम होता है, विक्टिम बेचारा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दोनों तरह से परेशान रहते हैं। वो हकीकत में है, वो सच्चाई में है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जनरली ये जो देखा गया, जनरली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वालों के साथ वो बहुतान फैलाते हैं, अपनी गलती करेंगे, अपनी गलती को पर्दा डालने के लिए फिर दूसरे को आरोपित कर देते हैं। और ये ऐसा करने के लिए दे रिक्विट, जो साइकोलॉजिकल टर्म है, मैं बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल रहा हूं, बहुत सारी किताबों को पढ़ रहा हूं, और इसको ये करने के लिए तो होता क्या है कि दे रिक्विट, कुछ लोगों को रिक्विट करता है, जिसको कहते हैं फ्लाइंग मंकीज। तो फ्लाइंग मंकीज का सहारा लेकर के वो जनरली नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को बदनाम करने के लिए वो समाज में भी उसका छवि बिगाड़ देते हैं। उसके अलावा जहां वो जॉब करते हैं, जॉब में भी उसका छवि को बिगाड़ देते हैं। तो बहुतान के बारे में जो कहा जाता है कि नहीं फैलाया, बहुत बड़ा गुनाह है। और प्लस लोगों से भी ये कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर कोई बात अगर आप तक पहुंचा है तो पहले उसको तस्दीक कीजिए, दूसरे को ट्रांसफर करने से पहले। तो जनरली झूठे लोगों का दबदबा आजकल जो है ना बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो क्या कहते हैं, हमारे बच्चों के क्या कहते हैं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे पेरेंट्स को जो है प्रण लेना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गिबत नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा, बहुतान नहीं फैलाऊंगा, दिल में हसद नहीं रखूंगा, बुग़्ज़ नहीं रखूंगा, लालच नहीं रखूंगा, अहंकारी नहीं होऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, प्रेम से रहूंगा। ये प्रण माता को भी लेना पड़ेगा और पिता को भी लेना पड़ेगा, और प्लस समाज के उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी लेना पड़ेगा, प्लस समाज के लोग, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि समाज को सारा हकीकत का पता होता है। लेकिन एक अजीब विडंबना देखी जाती है कि पेरेंट्स अगर बात करते हैं तो पेरेंट्स की बातों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, हालांकि वो झूठ भी अगर बोले तो बच्चों की बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिस समाज में पेरेंट्स की बातों को भी रखा जाए और बच्चों की भी बातों को रखा जाए, और जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो हैं उसकी जिंदगी को खराब होने से बचाया जाए। इस चीज के लिए सारे लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट से ज्यादा हर एक इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी है। और नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था कि क्या कहता है, द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। यस, आपके सामने में बच्चों पर प्रताड़ित किया जाता है और खामोशी से कुछ बोलने के लिए नहीं जाते हैं। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, आप नहीं बोलने के लिए जाते हैं। तो सारे लोगों को सच्चाई को फैलाने के लिए बात करने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका क्या कहते हैं ध्यान रखते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं, उसको उसके हिसाब से करियर चूज करने के लिए देते हैं, उसके हिसाब से शादी तक करने देते हैं और खुशी खुशी जीने देते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बचपन से लेकर के जिंदगी भर काले साए की तरह से अपने औलाद के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो इसमें जो देखा गया है कि ऐसा क्यों, तो वही जो बताया कि वो जो साइकोलॉजिकल टर्म जो क्या कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं, तो उसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि अगर कोई अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से आप दूरी अख्तियार कीजिए। ग्रे स्टोन, डॉक्टर बोलते हैं ग्रे स्टोन यानी बिल्कुल पत्थर बन जाइए, नहीं तो आपका जनरली ये होता है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक लोग जुल्म करते हैं और समाज में सफाई देकर के अपने आप को जो है ना ये कर देते। लेकिन दूसरा जो विक्टिम होता है, विक्टिम जो होती है बेचारी, या कोई लड़का है या लड़की है तो उसका जीना हराम हो जाता है। वो क्या कहता है डिप्रेशन तो उसको फ्री में मिल जाता है, इंसोम्निया उसको फ्री में मिल जाता है, उसके अलावा एंग्जाइटी उसको फ्री में मिल जाता है, ओसीडी उसको फ्री में मिल जाता है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, और बैलेंस करने के लिए वही नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नाउ इज द टाइम टू एजुकेट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। सारे लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पढ़ाने की जरूरत है। कोई अगर एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस के साथ साथ जो हम जो बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल, ह्यूमन राइट इज कंपलसरी फॉर ऑल, क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज कंपलसरी फॉर ऑल, उसके अलावा अवेयरनेस फॉर द गुड हेल्थ एंड वेलबींग इट इज कंपलसरी फॉर ऑल। इवन के महिलाओं के अधिकार के बारे में भी जानने की जरूरत है सबके सारे लोगों को। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, सारी चीजों के लिए कंपलसरी बाज़ाब्ता इसके लिए क्या कहते हैं एजुकेट किया जाना चाहिए। मास एजुकेशन इज नीडेड। चलिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समाज के वहां पर एजुकेट किया जाए। और एजुकेशन में हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स का भी सहारा ले सकते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर जो करते हैं भाई वोट के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं, आप लोग जो है ना एक क्या कहते हैं लोगों को लेकर के एजुकेट कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता गवर्नमेंट इसमें कर रही है, अलग अलग जिला लेवल पर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, और जगह प्रोग्राम करने के लिए हर जगह कर रही है। तो उसका भागीदारी बनने की जरूरत है।
और कहीं भी किसी बच्चों के साथ अगर वायलेशन अगर होता है तो समाज के लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तो ये देखा गया है कि बच्चे, वही तो कह रहे कि 6 साल तक ऐसा भी दिखाया था, बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको भेज देते हैं, कहीं जाना होता है अकेले भेज देते हैं। यहीं पर अगर कहीं देखिएगा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। और ये जो कहा जाता है, सबसे पहले उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा नेक और साले हो, तो आपका बच्चा अगर नेक और साले हो तो उसके लिए आपको नेक और साले बनना पड़ेगा। और अभी क्या कहता है, अभी नेशनल एजुकेशन डे था, जो क्या कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, उसकी बहुत बड़ी शख्सियत रही है, उसके वालिद साहब भी नेक, उसकी वालदा भी नेक, और वो भी नेक रहे। और नेक रहने के बाद जो है ना, बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए वो आज भी बहुत स्ट्रांग है। आंगनबाड़ी का उसी का देन था, IITs and NITs उसी का था। तो उन्हीं, मतलब जो पहला जो एजुकेशन कमीशन था, उसमें कहा गया द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन क्लासरूम। तो मैं देश के सारे टीचर से भी कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, मेडिकल साइंस, सारा चीज पढ़ाने के साथ साथ उसको मानवता भी पढ़ाइए, आप उसको समझाइए। 1 घंटे की क्लास होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, और बच्चों के अंदर में यह दिखाया जाता है कि जैसा उसको देंगे वैसा ही होगा। तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिश्तेदार की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है, और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को कंडीसिव माहौल प्रोवाइड कराया जाए, उसके अधिकार का जो है हनन ना किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे बच्चे एक अच्छा, मतलब हेल्दी उसका मेंटल ग्रोथ हो, हेल्दी फिजिकल ग्रोथ हो, हेल्दी इमोशनल ग्रोथ हो, हेल्दी उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, और हेल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल एंड ऑल लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर ए बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। बिल्कुल किसी भी तरह का, कहीं भी किसी तरह का वायलेशन अगर होता है, ये रोकने के लिए सारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो 6 साल का जो वक्त होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल, और उस वक्त बेचारा निस्सहाय होते हैं। और हमारा मानव ही है, इंसान ही है कि जो वो बेचारा मोहताज होते हैं वालदेन के, वो मोहताज होते हैं रिश्तेदार के। और बहुत सारा जो एनिमल किंगडम में जो देखा जाता है कि वो बच्चे क्या कहते हैं दुनिया में आने के बाद ही वो क्या कहते हैं बहुत हद तक अपना रख रखाव कर सकते हैं। तो हमारे वालदेन के भी औलाद का परवरिश करने के लिए, उसमें भी हमारे नबी ने कहा है अपने औलाद को इज्जत दो। तो वालदेन की भी जिम्मेदारी है कि आप उसका मासूमियत को ना छीने, उसकी खुशियों को ना छीने, उसको जीने दें। बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चों को अपना प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं। जनरली वो जो पेरेंट्स होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज में कंट्रोल चाहते हैं। वो बच्चों को अपने हिसाब से क्या कहते हैं सोशल इंटरेक्शन करने के लिए देंगे, अपने हिसाब से क्या कहते हैं उसको करियर चूज करने के लिए देंगे, वो अपने हिसाब से उसको शादी करने के लिए देंगे, यानी कि उसके बगैर आप। तो ऊपर वाले ने कहा है कि भाई हमारे बच्चों का जो है क्या कहते हैं जो राइट्स है, ऊपर वाले ने बेटा का भी हक दिया है, बेटी का भी हक दिया है। आजकल देख लीजिए कितना वायलेशन हो रहा है हमारे बच्चों का। तो वहां पर क्रूशियल, और ये जो ड्रॉप आउट रेट्स जो जनरली जो है वो घटता जो है इसी की वजह से, बच्चे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, मेंटल ग्रोथ नहीं होता है। तो जनरली 8 तक तो बच्चे ज्यादा है, लेकिन 8 के बाद जो है 10th ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, फिर 12th करने के बाद बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो डगलस साहब ने भी कहा था इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ए ब्रोकन मैन। हो सकता है उस जमाने में उन्होंने कोशिश किया होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो बुरे लोग हैं कहते हैं कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो उनका इशारा उस वक्त और नार्सिस्टिक पेरेंट के बारे में बात किए होंगे, क्योंकि यस आज के टाइम में भी देखा जाता है जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं, जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो ग्रस्त होते हैं, उनको सुधारना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि कहते भी है कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, एक नेचर होता है। बिच्छू को डंक मारने का नेचर होता है, सांप को जहर देने का नेचर होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को एक बच्चों को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देने के लिए, उसके मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वी नीड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स ऑल्सो। उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है
और बाज़ाब्ता कर रही है पेरेंटिंग को ये करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज जो होता है हमारे बच्चों का, जो होता है 6 साल से लेकर के 13 साल तक, उसमें यह कहा जाता है कि भाई बच्चे को गुलाम बना दीजिए, अपने बादशाह बन जाइए, स्ट्रिक्ट माहौल में उसको परवरिश कीजिए। बाकी फिर टीन एज में आ जाने के बाद 13 से 19 तक बिल्कुल दोस्त बन जाइए। तो टीन एज में आने के बाद एक तो बिल्कुल कई मतलब मुश्किलों का सामना करते 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 जब आता है 9th-10th में आते हैं बच्चे, होश करते हैं, तो वहां पर कैरियर चूज करने की बारी आती है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को थोप देते हैं अपने हिसाब से, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको करियर की तरफ भेजना चाहिए। 10th के बाद आईटीआई है, अलग अलग ट्रेड्स होते हैं उनके, डिप्लोमा है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। उसके लिए 11th में जाते हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो वहां पर बिल्कुल बच्चों का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और विडंबना यह है कि वहां पर हमारे बच्चों को जो है ना क्या कहते हैं, बिल्कुल जो पेरेंट्स जो है डिक्टेटरशिप करके जो है ना बिल्कुल ढकेल देते हैं कि तुम्हें आईएएस ही बन करके आना है।